जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का चीवो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो विजन आईएएस है उसका पीटी 365 का इन्वायरमेंट कवर करेंगे। ये जो आप मैगजीन है पीटी 365 इन्वायरमेंट का, इसको पूरी मैगजीन को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। इसका बेनिफिट होगा कि यदि आपने ऑलरेडी इस मैगजीन को पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि आप कितने करेक्ट हो रहे हैं आप, या फिर कितने रॉन्ग हो रहे हैं। यदि रॉन्ग हो रहे हैं तो फिर से गो थ्रू करके आप एक रिवीजन मोड में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो आप इसके थ्रू आप क्या इसका मैगजीन्स भी कवर कर सकते हैं और साथ में एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको बनाया गया है। ये जो सीरीज है, इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं लिंक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपके तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट बात करते हैं कि नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म। वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पर नीति आयोग के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, जो क्या करता है, टू प्रमोट द रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। किसके रिगार्डिंग है? जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटेड करके उसका क्या किया जाए, रीयूज किया जाए। इसके लिए नीति आयोग के द्वारा क्या वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे एक डॉक्यूमेंट निकाला गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे कि वाटर मार्केट मैकेनिज्म दैट कंसिडर वाटर एज ए कमोडिटी रादर देन ए पब्लिक गुड्स। यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे कि जो वाटर और मार्केट मैकेनिज्म के अनुसार जो वाटर है, जो जल है, उसको क्या एज ए कमोडिटी कंसिडर किया जाए, न कि एज ए पब्लिक गुड। क्लियर? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि water.org स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम शुरू कर रहा है। किसके लिए? टू एड्रेस द बैरियर ऑफ, जो बैरियर है उसको एड्रेस करने के लिए, ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। तो सेफ वाटर और सैनिटेशन के फाइनेंसिंग को अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, और उसके इसको बनाने के लिए जो बैरियर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एड्रेस करने के लिए क्या वाटर ORG के द्वारा क्या एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए। ठीक है। और किस फॉर्म में होगा? तो वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम के रूप में होगा। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कितने हैं। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सिर्फ एक है, दो दो हैं, ऑल थ्री हैं, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑल थ्री। आंसर है आपका ऑल थ्री। मतलब ऑल आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। क्लियर है? चलो बात करें यहाँ पे वाटर ट्रेडिंग के बारे में। तो न्यूज में क्यों था? तो नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म टू प्रमोट रीयूज ऑफ, दोबारा यूज किया जा सके किसका, ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके दोबारा उसको क्या यूज किया जाए। वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करें यहाँ पे, तो वाटर मार्केट मैकेनिज्म दैट कंसीडर वाटर एज ए कमोडिटी। वाटर को क्या एज ए कमोडिटी कंसीडर किया जाता है, रादर देन, न कि उसके पब्लिक गुड्स के बदले। कैन बी ट्रेडेड अमंग्स यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो लोगों की जरूरत के अनुसार उसको क्या ट्रेड किया जाए। बात करें यहाँ पे कि mechanism a water company rather than creating its own water sources can buy the water from a third party and sell it to the किसको, यूजर्स। क्लियर है? ठीक। बात करें यहाँ पे हम लोग
कि वाटर यूजर हैविंग वाटर क्या WRC में सेल देम इन ओपन मार्केट, क्या इसके कहां सेल किया जाए? ओपन मार्केट में। ठीक है, अलाउिंग अदर वाटर यूजर्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन देयर वेस्ट वाटर रीयूज टारगेट्स। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि water.org स्टार्टेड द इनिशिएटिव वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम, जो हमने स्टेटमेंट में देखा, किस लिए? टू एड्रेस द बैरियर ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑफ फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेकेंड स्टेटमेंट ए था, और थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि National Water Award was launched in 2016 by Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। यहाँ भी आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है 2023 में यूपीएससी ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा है, उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया है, जो 2024 में यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये आपको बेनिफिट देंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बात करें कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इज एन अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। क्या है? तो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है दैट रिक्वायर टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन इन वाटर। वाटर में ऑक्सीडेशन मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन करके अपना ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या ब्रेक डाउन करता है। तीसरा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार 2023 में जो था, तो वाटर लेवल रिजर्वोयर ऑफ मतलब साउदर्न स्टेट्स, जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, साउदर्न स्टेट्स है, वहां पे जो वाटर का लेवल है वो क्या है? बढ़ा है, हाई बढ़ा है। बताना है, बताइए इसमें से आपके कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? एक सही है, दो सही है, या तीनों सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका इसमें कि दो आपके क्या है? दो रॉन्ग है और एक सही है। दो रॉन्ग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट और थर्ड ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अभी देखते हैं। और सेकंड आपका क्या है? करेक्ट। ठीक है, रॉन्ग कहां पे है कि नेशनल वाटर अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे 2016 में लॉन्च नहीं हुआ था। ठीक है, सेकेंड बात करें यहाँ पे कि जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जो 2023 में आया, तो उसमें जो वाटर लेवल की बात किया गया है वो साउदर्न स्टेट्स में हाई नहीं है। ठीक है, क्या है? हाई नहीं है, यहाँ पे लोअर। चलिए देखते हैं कंटेंट क्या है हमारा। बात करें यहाँ पे नेशनल अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ पे कि नेशनल वाटर अवार्ड लॉन्च्ड इन 2018 नॉट 16। क्लियर है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिजर्वायर रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। ये क्लियर है? चलिए नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में यदि बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किया गया था। इसमें विनर कौन रहा? बेस्ट स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश क्या रहा? बेस्ट स्टेट रहा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट है गंजम, वो क्या है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा। क्लियर है? बात करें यहाँ पे सेकेंड हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? ये था हमारा सीओडी। सीओडी क्या है बताइए? सीओडी है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा था यहाँ पे कि सीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ डिजोल्व क्या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या ब्रेक डाउन करता है।
वाया ऑक्सीडेशन इन वाटर। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि सीओडी बीओडी के बारे में देख लेते हैं कि बीओडी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, नीडेड बाय किसके द्वारा, बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म। किस लिए उसको इन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, टू ब्रेक डाउन, तोड़ने के लिए, टू ब्रेक डाउन, तो तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को। किसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर है। हायर बीओडी का मतलब क्या होता है, हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का इंडिकेट क्या करता है कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, लो है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है, और पॉल्यूशन क्या है, हाई पॉल्यूशन। क्लियर है। सीओडी की बात करें तो सीओडी की वैल्यू जो होती है ऑलवेज ग्रेटर दैन पीओडी। क्लियर है। हायर वैल्यू ऑफ सीओडी, सीओडी की यदि हायर वैल्यू किस चीज को इंडिकेट करता है, पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। क्लियर है। चल, थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहां से लिया गया था, अकॉर्डिंग टू CWC सेंट्रल वाटर कमीशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वाटर लेवल इन द रिजर्वायर ऑफ इंडिया साउदर्न स्टेट्स, इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में क्या है, आर लो। वहां पे हमने क्वेश्चंस में क्या लिखा था, हाई, तो यहाँ पे क्या है, साउदर्न स्टेट्स में क्या है, लो। क्लियरिटी है यहाँ पे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी, जिसका नाम क्या है, अर्थ एक्शन के द्वारा ये क्या रिलीज किया गया। क्लियर है। अर्थ सो इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया, 30 जुलाई 2023। ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज एमंग द 12 कंट्रीज, इंडिया उन 12 कंट्रीज में शामिल है जो रेस्पॉन्सिबल है किस लिए, फॉर द 55% ऑफ द वाटर मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तीन स्टेटमेंट्स में कितने करेक्ट नहीं है, कितने सही नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो सही नहीं, दो स्टेटमेंट सही नहीं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही नहीं है, बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो 30 जुलाई है, 30 जुलाई नहीं है आंसर। फर्स्ट क्लियरिटी हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो इंडिया तो 12 कंट्रीज में है, लेकिन कितना परसेंट उसका मिसमैनेज है प्लास्टिक वेस्ट, 55% यहाँ पे नहीं है। फिर आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहां से लिया था। क्लियर है। न्यूज में क्यों रहा है कि 2023 का प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी, उसका नाम क्या, अर्थ एक्शन EA। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था जो क्या था, करेक्ट था। क्लियर है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, हमने यहां से लिया था। सेकेंड स्टेटमेंट था हमारा कि वहां पे हमने ऑप्शन में 30 जुलाई दिया था, जबकि 30 जुलाई नहीं होकर के क्या है यहाँ पे आंसर 28 जुलाई। 28 जुलाई को अर्थ सॉ इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे। क्लियरिटी है यहाँ पे। चल, थर्ड को स्टेटमेंट हमारा यहां से लिया था, हमने यहां से लिया था। ठीक है, इंडिया इज एमंग द 12 कंट्रीज, इंडिया 12 कंट्रीज में रेस्पॉन्सिबल फॉर 52% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। ऑप्शन में क्या था, 55% था, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, 52%। क्लियर है। बात करें यहाँ पे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे, इट रेफर्स द डे when the amount of plastic waste surpasses the capability of the waste management system to effectively manage।
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आपको बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ रिपोर्ट टाइटल सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, DSDS, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्शन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर वाज रिलीज्ड बाय UNDP। तो ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? UNDP के द्वारा रिलीज किया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे, सेकेंड देखिए, बात करें तो 65% ऑफ द ग्लोबल डस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, जो 65% ग्लोबल डस्ट का नेचुरल रिसोर्सेस से आता है, सोर्सेस से, और 35% जो है आपको एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्स सोर्सेस, मतलब ह्यूमन के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन द्वारा। क्लियर है। तीसरा स्टेटमेंट है आपके सामने, कि डिपोजिशन ऑफ डस्ट ऑन ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है वहां पे डस्ट के डिपोजिशन के कारण इंड्यूस वार्मिंग इफेक्ट, उसका वार्मिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि जो आइस का मेल्टिंग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। तो ये तीन आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं। तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, करेक्ट क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिर्फ ये थर्ड वाला आपका करेक्ट, बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे UNDP आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 65 और 35 आंसर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए फिर आंसर देखते हैं, आंसर होता होगा क्या एक्चुअल में। चल बात करें यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से लिया हुआ, अ रिपोर्ट टाइटल सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, a report titled Sand and Dust Storm, a guide to mitigate adaptation policy and risk management measures in agriculture was released by a FAO, not UNDP। मतलब ये जो रिपोर्ट है और किसके द्वारा रिलीज किया गया है? FAO के द्वारा किया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, UNDP के द्वारा नहीं किया गया है। क्लियर है। चल सेकेंड स्टेटमेंट हमने यहां से लिया था, वहां पे बात किया गया था 65 और 35। ठीक है, लेकिन आंसर क्या है, 75 और 25। 75% जो ग्लोबल डस्ट कम्स कहाँ से आता है, नेचुरल सोर्सेस से आता है, और 25% कहाँ से आता है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से आता है। क्लियर। तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहां था, इंप्लीकेशन ऑफ SDS से लिए थे, कि डिपोजिशन ऑफ डस्ट ऑन ग्लेशियर इंड्यूस क्या, वार्मिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, न्यू UN फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अनुसार, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल वाज एग्रीड ऑन एट द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट इन बोन, जर्मनी। तो जो न्यू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है क्या, कि 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे, बोन, जर्मनी में। किस पे? ऑन केमिकल मैनेजमेंट पे। तो उसमें कहाँ पे बात किया, किस चीज पे एग्री हुआ था? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट फ्रॉम, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है किससे, फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल्स से। और ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो बोन, जर्मनी में हुआ। कौन सा था? ये पांचवा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, ICCM मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, adopted the strategic approach on international chemical management, SAICM, in 2006, a policy framework to foster the sound management of chemical। तो इसके अनुसार जो केमिकल्स हैं उसका क्या प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। साई CM की बात करें, SAICM की बात करें, तो इट इज अ ग्लोबल मल्टी सेक्टोरल, मल्टी स्टेक होल्डर एंड वॉलेंट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू द एडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी टू मैनेज केमिकल्स। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, आप बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट कौन, कितने स्टेटमेंट्स हैं, बताइए।
बात करें हम तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, करेक्ट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। इवन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स की बात करें तो वाई इन न्यूज न्यू इवन फ्रॉम framework to protect environment from the harmful chemical was agreed at the 5th International Conference on Chemical Management ICM in बोन, जर्मनी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बेस्ड ऑन बात करें ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फॉर अ प्लेनेट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम अ केमिकल एंड वेस्ट, ठीक है। सेकेंड थर्ड हमारा यहाँ से दिया था कि आईसीसीएम एडॉप्टेड द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट 2006, क्या पॉलिसी इस सेकेंड है बेसिकली। फ्रेमवर्क टू फोस्टर साउंड मैनेजमेंट ऑफ अ केमिकल, ये सेकेंड है। थर्ड की बात करें यहाँ पे तो SAICM is a global multi-sectoral, multi-stakeholder and voluntary policy framework to address the challenges for basically chemical management से लेकर के अपने चीजें को क्या करता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे कन्वेंशंस की बात करें तो कभी कभी एक कन्वेंशन पूछ लिया जाता है, तो वेसल कन्वेंशन कब हुआ था, 1989 में, जो बेसिकली क्या है कि कंट्रोल करने के ऑफ द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, क्लियर है। रोटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो 1998 में हुआ था, बेसिकली क्या था, प्रेयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर द सर्टेन hazardous chemical and pesticides in international trade। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो कब, 2001 में हुआ था, बेसिकली किस पे हुआ था, ऑन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। वैज्ञानिक कन्वेंशन की बात करें 1995 में, तो ये कन्वेंशन था टू बैन टू इंपोर्टेशन ऑफ क्या हैजार्डस एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट फ्रॉम द किससे into foreign island countries and to control the transboundary movement of a management hazardous waste within South Pacific region, क्लियर है। तो यहाँ से भी स्टैटिक वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि पूछा गया कि 11 कंट्रीज साइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन। एक रिवर डॉल्फिन पे एक ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन किया गया 11 कंट्रीज के द्वारा बाय 2030 इन पेरिस। ये कहाँ पे, पेरिस में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका इंडिया पार्ट नहीं है इस डिक्लेरेशन का, सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है इसका जो एम है इस डिक्लेरेशन का, टू हॉल्ट एंड रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवर डॉल्फिन स्पीसीज इन बोथ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका में इनके पॉपुलेशन को क्या करना है, मतलब कंट्रोल करना और बढ़ाना है, ठीक है। बताइए इन तीन स्टेटमेंट्स में क्या करना है, करेक्ट बताना है। आंसर क्या होगा, कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो सकते हैं रिवर डॉल्फिन के ग्लोबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है, कुछ तो रीजन होगा इसमें, कहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करें यहाँ पे कि 11 कंट्रीज ने तो साइन किया है, बट कहाँ पे साइन किया था, पेरिस में साइन नहीं हुआ है, यहाँ पेरिस रॉन्ग है। इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, तो इंडिया इसका पार्ट है, यहाँ नॉट नहीं होगा, मतलब इंडिया इसका पार्ट है, सेकंड, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हुआ, सेकंड भी रॉन्ग होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड बात करें यहाँ पे तो एशिया और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसलिए ये भी बात। चलिए देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन्स की बात करें यहाँ पे तो 11 कंट्रीज साइन इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन रिवर डॉल्फिन्स बाय 2013। कहाँ पे, बोगोटा कोलंबिया, पेरिस में नहीं, कहाँ पे हुआ है, बोगोटा कोलंबिया में हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट यहां से लिया था हमने, एडॉप्टेड बाय रिवर डॉल्फिन स्टेट्स, कौन कौन से कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड इंडिया। स्टेटमेंट क्या था कि इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया पार्ट है, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट, इसका एम क्या है, halt and reverse the decline of all river dolphin species in both Asia and
क्या साउथ अमेरिका, ऑप्शन में क्या था वहां पे, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पीएम inaugurates the program commemoration of 50 years of project tiger in तमिलनाडु। पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया, किसके उपलक्ष्य में, के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल में, कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस वाज फर्स्ट proposed by India at the international group against the poaching and illegal wildlife trade in 2021, 2021 में। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका एम क्या है, टू कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। बिग कैट्स में क्या है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर एंड पुमा। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए, इन बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कितने हैं। बताइए, आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या है, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ बताइए कितने हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट। वो स्टेटमेंट कौन सा है जो करेक्ट है, तो वो स्टेटमेंट है आपका थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, तमिलनाडु में नहीं किया गया है। क्लियर है। सेकंड बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो फर्स्ट इंडियन प्रपोज किया गया था, वो कब किया गया था, 2021 में नहीं किया गया था। बताइए फिर करेक्ट क्या होगा। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की, तो पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया था इन मैसूरू कर्नाटका में। कहाँ पे, मैसूरू कर्नाटका में, कमेमोरेशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। बात करें यहाँ पे, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से है कि जो IBCA वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट द पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन, कब, 2019, नॉट 21, 2019। इसका एम क्या था, तीसरा यहाँ से है। इसका एम बात करें तो एम क्या था, टू कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। क्या क्या, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पुमा। क्लियर। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो उसको 1973 में लॉन्च किया गया था। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स में हुआ था डिफरेंट स्टेट्स में, और प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंट टू टाइगर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। बात करें यहाँ पे कि थर्ड, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कि MOEFCC has unveiled the draft notification for an ESZ। ESZ क्या है, इको सेंसिटिव जोन फॉर डाचीगम नेशनल पार्क, थाजवास बलताल एंड ओबरा अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो SESZ का ड्राफ्ट एक नोटिफिकेशन किसके द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। इको सेंसिटिव जोन created as a shock absorbers for the protected area। एरिया प्रोटेक्टेड एरिया के लिए शॉक एब्जॉर्बर का क्रिएट किया करता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 16 प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इको सेंसिटिव जोन अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 1986। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बताना है आपको 3 में से करेक्ट कितने हैं, बताइए। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। बात करें यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के बारे में, the MOEFCC has unveiled the draft notification for an ESZ Dachigam National Park, Thajwas, Baltal and Overa Aru Wildlife Sanctuary in Jammu Kashmir persist। इको सेंसिटिव जोन के इट क्रिएट्स अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द किसके लिए, प्रोटेक्टेड एरिया। ये सेकंड था। थर्ड की बात करें यहाँ पे, द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 16 प्रोवाइड एस्टेब्लिशिंग ऑफ ESJ फॉर द अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर है। बात करें
As per National Wildlife Action Plan, land within 10 kilometers of boundaries of national park and wildlife sanctuary to be notified as ESZ. But in 2022 में सुप्रीम कोर्ट मैंडेट द मिनिमम 1 किलोमीटर ESZ around national park or wild sanctuary should be there. 2023 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ESZ in respect to which draft and final notification have been issued and where the national park located in interstate border or the share common. बात करें कि नो माइनिंग इज अलाउड विद इन किसके 1 किलोमीटर के रेडियस में विद इन नेशनल पार्क एंड सेक्चुरी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन adopted first international treaty to protect हाई सी. हाई सी को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी को क्या अडॉप्ट किया है. ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी फॉर एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. हाई सी treaty aims at taking stewardship of ocean on behalf of present and future generation. It is not legally binding in nature. बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं हैं. बताइए. सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. वो कौन सा है बताइए. आंसर आपका यहाँ पे ए होगा. बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है. तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है क्योंकि ये क्या है, लीगली बाइंडिंग इन नेचर है. ठीक है. सॉरी इसका आंसर ठीक. चलिए. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सी. यूएन अडॉप्ट्स द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सी. क्लियर है. अडॉप्टेड ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया और थर्ड स्टेटमेंट बताइए कौन सा है. थर्ड स्टेटमेंट ये है, लीगली बाइंडिंग इन नेचर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स. ठीक है. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेमवर्क इशू किया गया किसके लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ क्या, ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए. जिसका एम क्या है, इट ऑफर्स अ ग्रीन डिपॉजिट टू कस्टमर, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड अचीव देयर सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, एड्रेस ग्रीन वॉशिंग कंसर्न एंड ऑगमेंट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू ग्रीन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स. सेकेंड स्टेटमेंट है. इसको डिनोमिनेट किया जाता है टू बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन एंड फॉरेन रुपीज, दोनों रुपीज में इसको डिनोमिनेट किया जा सकता है ग्रीन डिपॉजिट्स को. बताइए यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन आर करेक्ट. बताइए. यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दो नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट करेक्ट. ठीक है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड. फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, तो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट्स किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा इशू किया गया. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि सिर्फ ओनली इन इंडियन रुपीज में इसको डिनोमिनेट किया जाता है, नॉट फॉरेन रुपीज. चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स की बात करें यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स. क्लियर है. ठीक. इसका एम क्या है, टू ऑफर अ ग्रीन डिपॉजिट टू कंज्यूमर, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, ये सेकेंड है हमारा. ठीक है. अचीव देयर सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, एड्रेसिंग ग्रीन वॉश कंसर्न एंड आर्गुमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे यहाँ से लिया गया है, टू बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज ओनली, सिर्फ इंडियन रुपीज में ही इसको क्या डिनोमिनेट किया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हैव जॉइंटली लॉन्च द मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको क्या माहिर कहा जाता है, माहिर, टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजीज को इमर्ज करने के लिए. ठीक है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड है,
Mahir created a vibrant and innovative ecosystem for energy sector stakeholders. एनर्जी सेक्टर स्टेकहोल्डर्स के लिए क्या है, क्रिएट करता है वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव सिस्टम। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर का है, और कब से कब, 25 से 30। तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे आपके सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब बाकी तो स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन थर्ड सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो 5 ईयर्स के लिए है, लेकिन 25 से 30 का ये है, यहाँ पे ईयर नहीं हो। फिर चलिए देखते हैं कि करेक्ट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैव ज्वाइंटली लॉन्च्ड, इन्होंने लॉन्च किया क्या? माहिर, मतलब मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। किस टेक्नोलॉजी? टू लेवरेज एनर्जी टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर। तो यहाँ भी आप ध्यान देना कि पावर जो यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें पावर सेक्टर की जगह पे कुछ और ऑप्शंस दिया जा सकता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो की ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस एंड क्रिएट ये सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, क्रिएट वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम फॉर एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था, इसका ड्यूरेशन 5 ईयर के लिए है, लेकिन 25 से 30 के लिए नहीं है, क्या है, 23 से 28 के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंट्रोड्यूस फेज वाइज सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, इसको क्या, सीबीओ इन सीएनजी ट्रांसपोर्ट एंड पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जीजीडी सेक्टर। मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, जो ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन होगा क्या, स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट होगा, 25 से 26। और सीबीओ केप्ट 1%, 3%, 4% ऑफ टोटल सीएनजी पीएनजी कंजम्पशन फॉर फाइनेंशियल ईयर कब के, 26, 27, 26 के लिए क्या 1%, 27 के लिए 3% और 28 के लिए 4%। 28-29 से कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो बताना कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है यहाँ पे। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस ब्लेंडिंग की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस and that introduced phase-wise CBG blending obligation CBO in CNG transport and PNG domestic segments in the distributed system। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड आपका क्या है, ये वॉलंटरी कब से है, स्टार्ट फ्रॉम द, ये यहाँ से 25-26 से, और थर्ड यहाँ से लिया गया ये वाला यहाँ से। ठीक है, 1%, 3%, 4% कब के लिए, 26, 27 और 28, और 28-29 से कितना हो जाएगा, 5% होगा। क्लियर है? बायोगैस के बात करें तो मिक्सचर होता है किस चीज का, इथेन, सॉरी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक इन अ कोलैबोरेशन विद एसेंचर के साथ मिलकर के रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक और एसेंचर के साथ मिलकर के रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसका नाम क्या है, फोस्टर इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। प्रिपेयर्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया और चाइना क्या है, ये तो सिर्फ 2 कंट्री है जो मेकिंग एडवांसेस इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी सेक्टर परफॉर्मेंस। सारे एनर्जी सेक्टर परफॉर्मेंस में इनका, इंडिया और चाइना का, मतलब 2 ही कंट्री जो काफी अच्छे प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें से कितने करेक्ट नहीं है, कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट सही नहीं है। कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ पे सिर्फ सेकेंड सही है, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये, वर्ल्ड बैंक और एसेंचर ने नहीं किया है। सेकेंड, यहाँ पे इंडिया नहीं है, यहाँ पे सिंगापुर है। बाकी चलिए करेक्ट देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एसेंचर के साथ मिलकर के
रिपोर्ट पब्लिश किया, क्या नाम है उसका, फोस्टिंग इफेक्टिव ट्रांजिशन 2023 एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तीन पैरामीटर बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, बात इसको तीन पैरामीटर पे प्रिपेयर किया गया है, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। थर्ड स्टेटमेंट यहां से सेकंड था, ये फर्स्ट। India and Singapore are the only two countries making advances in all the aspects of energy sector performance. इंडिया और सिंगापुर ही दो कंट्री हैं जिनका परफॉर्मेंस क्या, एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस सारे में अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम DE ड्यूज drought early warning system, 30% of India land areas experience different degree of drought in सितंबर 2023। ठीक है, सितंबर 2023 में 30% इंडिया जो क्या था, सूखा प्रभावित था। इंडिया फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म रन बाय द वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के वाटर एंड क्लाइमेट लैब के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, इट आइडेंटिफाई ड्रॉप बेस्ड ऑन द किस पे, SIS and SPI, Standard Soil Moisture Index and Standardized Participation Precipitation Index। यहाँ पे जो स्टेटमेंट थे उसमें से करेक्ट कितने नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है आपको, बताइए कितने करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपके एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट और थर्ड आपके करेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो कौन सा नहीं है, सेकंड। यहाँ पे IIT दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे IIT दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे IIT गांधीनगर। ठीक है, चल देखिए यहाँ पे IIT क्या, IIT गांधीनगर में रन बाय द वाटर एंड क्लाइमेट लैब, IIT गांधीनगर। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से था, सेकंड ये होगा, थर्ड यहाँ से। ठीक है, डॉट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम ड्यूज के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द डॉट एंड वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम ड्यूज, 30% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया एक्सपीरियंस डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्रॉट इन सितंबर 2023। इंडिया फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, researchers from IISc Bangalore have identified the cause of an over 3 million square kilometer white gravity hole known as a Indian Ocean Geoid Low IOGL। IISc बैंगलोर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है क्या कॉज 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइट ग्रेविटी होल का, तो क्या कहा गया, इंडियन ओशियन जियोइड लो। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये श्रीलंका के जस्ट नॉर्थ में है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बताइए। यहाँ पे सिर्फ आपके एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये फर्स्ट करेक्ट है, लेकिन सेकेंड और थर्ड आपके क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका के नॉर्थ में नहीं है, यहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ नहीं होकर के क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा। ठीक है, और अर्थ ग्रेविटेशनल पुल जो है इस पॉइंट पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यहाँ पे वीकेस्ट। क्लियर है, चलिए देखते हैं बाकी। इंडियन ओशियन जियोइड लो IOGL, researchers from IISc Bangalore have identified the cause of an over 3 million square kilometer wide gravity hole known as the Indian Ocean Geoid Low। बात करें यहाँ पे, ये फर्स्ट सेक्शन में था। इसका लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ऑफ IOGL जस्ट साउथ ऑफ श्रीलंका। और थर्ड है हमारे यहाँ पे कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज वीकेस्ट एट दिस पॉइंट, क्या है, वीकेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंडिया सरपास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम्स रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड
को घटा मतलब कूलिंग डिमांड को घटाना है, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है एंड अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शन बाय 2047। ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2016, जो कि लागू कब से हुआ था? 2019 से। तो फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ क्या? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किगाली एग्रीमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया सरपास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स किसके द्वारा रिपोर्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत जो एम रखा गया है, रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड्स और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, बेटर टेक्नोलॉजी को लाना है, कब तक लाना है? 2037 तक नहीं है यहाँ पे। चलिए फिर देखते हैं आंसर क्या है। बात करें यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है कि इंडिया सरपास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट बाय किसके रिपोर्ट के द्वारा? बाय रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड UNDP। क्लियर है? ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट यहां से लिया था जो रॉन्ग था वहां पे कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम्स रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड्स, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, इनहेंस्ड एनर्जी एंड अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजी बाय ऑप्शन ऑफ कब? 2037, 9 2047। क्लियर है? ठीक। तीसरा स्टेटमेंट हमने यहां से लिया था, ये रहा कि किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2016। क्लियर है? और लागू कब से हुआ था? 2019 से। किस लिए हुआ था? कि HFC हाइड्रोफ्लोरो कार्बन को क्या करना, अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कट डाउन करने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि स्टेटमेंट है यहाँ पे UNDP study highlighted that Arctic has warmed twice as much of world average। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि polar amplification is much stronger in Antarctica than in Arctic. It is ocean covered by the sea ice, while Antarctica is an elevated continent with the क्या? Permanent ice and snow. थर्ड है समर आर्कटिक सी एक्सटेंडेड इज सिंकिंग, कितने परसेंट के द्वारा सिंक हो रहा है? बाय 15.6% पर टिकट एज ए रिजल्ट ऑफ क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे से स्टेटमेंट बताना है कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बताइए। तीन स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। आंसर क्या है? डी। क्यों करेक्ट नहीं है, बताइए, क्यों करेक्ट नहीं है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा, नॉट UNDP के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी द हाइलाइटेड द आर्कटिक हैज वार्म्ड ट्वाइस एज मच और वर्ल्ड एवरेज से दोगुना रेट से क्या गर्म हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिया गया है कि रीजन फॉर द फास्टर वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन क्या है? आर्कटिक रीजन को मतलब इतने तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर इन आर्कटिक रीजन। पोलर एम्प्लीफिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपेयर में? इन अंटार्कटिका। एज इट इज एन ओशन कवर्ड बाय द सी आइस एंड अंटार्कटिका इज एन एलिवेटेड कंटिन्यू विद द परमानेंट आइस एंड स्नो। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। थर्ड स्टेटमेंट ये आगे लिया था कि समर आर्कटिक सी आइस सिंकिंग बाय 12.6%, नॉट 15.6%, एज ए रिजल्ट ऑफ क्या? किसके कारण सिंक हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अनाउंसेस रिफॉर्म इन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग CCTS इन कब? 2023 में। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सेटअप अ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एट Indian Carbon Market Governing Board, led by Power and Environment Secretaries to govern the oversee the function of Indian carbon market। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द कार्बन मार्केट एंड सेट टारगेट्स फॉर द रिडक्शन इन एमिशन, इशू कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स एंड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी।
ठीक है, तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर को बनाया गया है? इस चीज का, कार्बन मार्केट का। ठीक है, और ये क्या कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू करेगा और कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी को क्या करेंगे, एक्रेडिटेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 में। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, यहाँ बताना है। करेक्ट आपके सिर्फ कितने, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से? सेकेंड और थर्ड। कि फर्स्ट में क्या रहा तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है। फिर क्या है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन फर्स्ट है announces a reform in carbon credit trading scheme in launched in कब 2023। क्लियर है, और उसके लिए क्या, एक कार्बन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, तो कार्बन गवर्निंग बॉडी हेडेड करेगा और बाकी चीजें। ठीक है, थर्ड यहाँ पे लिया गया कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा। फोर्थ किसके लिए, कार्बन मार्केट, और टारगेट सेट करेगा इन द रिडक्शन ऑफ द एमिशन, और क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को इशू करेगा, और जो कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज है उनको क्या करेगा, एक्रेडिटेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मेरी लाइफ ऐप वाज लॉन्च्ड बाय MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका एम क्या है? It aims to empower youngsters and encourage their participation in the climate change through simple action in daily life. It provides participative experience in a series of life-related tasks under 5 themes, namely save energy, save water, reduce single-use plastic, adopt sustainable food system, and adopt healthy lifestyle. इन 3 स्टेटमेंट्स में बताना है करेक्ट कितने हैं, बताइए। यहाँ पे करेक्ट एक नहीं है, करेक्ट 2 है। कौन कौन से, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या रंग है, तो मेरी लाइफ ऐप वाज लॉन्च्ड बाय MOHFW नहीं है। फिर बताइए क्या होगा आंसर। आंसर है आपका क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये नेचुरल स्वैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, गैबन अनाउंस्ड अफ्रीका और लार्जेस्ट डेट फॉर द नेचुरल स्वैप वैल्यू ऑफ $500 million. World first and largest debt swap to conserve ocean, ठीक है, was signed by the Ecuadorian इक्वाडोरियन 2023। तो मतलब ओशियन कंजर्व करने के लिए फर्स्ट और लार्जेस्ट डेट स्वैप किससे के द्वारा साइन किया गया, इक्वाडोर के द्वारा। इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच डेट फॉर अ नेचुरल स्वैप टिल डेट। इंडिया इसमें किस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कितने स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट है, बताइए। ऑल 3 स्टेटमेंट्स हैं यार करेक्ट। डेट फॉर अ क्लाइमेट स्वैप की बात करें तो गैबन अनाउंस द अफ्रीका लार्जेस्ट डेट फॉर अ नेचुरल स्वैप वैल्यू। डेट फॉर अ क्लाइमेट, इट इज a type of debt swap in which a debtor nation, instead of continuing to the make external debt payment in foreign currency, makes payment in a local currency to finance climate projects domestically on a agreed upon terms. फर्स्ट यूज किया गया था इन इट इज इन लैटिन अमेरिका। वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डेट स्वैप टू कंजर्व ओशियन वाज साइंड बाय इक्वाडोर इन 2023, और इंडिया इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे UNEP is an international environmental authority है engaged in establishing global environment agenda को डेवलप करने में and promote efficient implementation of sustainable development program को प्रमोट करता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट IPCC जो ज्वाइंटली किसके द्वारा UNEP और WMO का ज्वाइंटली होस्ट किया जाता है। कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्ट किसके द्वारा, WMO के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बाय डेवलप has been developed for the assessing the carbon footprints for building operations around the world. ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, 3 में बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, बताइए। यहाँ पे आपके एक स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है,
कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है? तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन कार्बन मेट्रिक की बात करें तो सपोर्ट किसके द्वारा किया था? यूएडब्ल्यूएम के द्वारा नहीं किया जाता है, यूएनईपी, यूएनईपी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे यूएनईपी के बारे में, तो यूएनईपी क्या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है जो इंगेज्ड इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा एंड प्रमोट द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1972 में हुआ था, फॉलोइंग द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर नैरोबी में है, मेंबर्स 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट लिया था जो रॉन्ग था, वहां पे कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी, ठीक है, नॉट डब्ल्यूएमओ, हैज बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। कुछ कन्वेंशंस की बात करें तो बॉर्न कन्वेंशन या सीएमएसएस का 1979 में बेसिकली इसके किस लिए था? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज और वाइल्ड एनिमल्स। बात करें यहाँ पे साइट्स के, तो साइट्स का कब? 1973 में बेसिकली क्या जो इंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड जो फ्लोरा फौना उनको इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए किया था। वियना कन्वेंशन की बात करें तो जो हमारा ओजोन लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए 1985 में लाया गया था। फिर बेसल कन्वेंशन 1989 में बेसिकली क्या किया था? कंट्रोल द ट्रांसबाउंडरी हजार्डस वेस्ट और उसके डिस्पोजल को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में किया। रोटरडैम की बात करें 1998 में भी था, बेसिकली ये केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए था। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो पीओपी के 2001 में आया था, पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने। और मिनीमेटा क्या 2013 में मरकरी कन्वेंशन ऑन मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए। ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल ऑन डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 27, एंड ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2022 आर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएमओ। ये जो रिपोर्ट्स हैं ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20, ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 23-27, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2022 रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज किया गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 एंड एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 वाज रिलीज्ड बाय यूएनईपी। तीसरा स्टेटमेंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक एंड ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनईपी। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स आपके नॉट करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो आपको बताना है। यहाँ पे नन, मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएनईपी के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनवायरमेंटल आउटलुक, क्लाइमेट लिटिगेशन, डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिपोर्ट्स की बात करें तो स्टेट फॉर ग्लोबल क्लाइमेट 2012, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ ग्लोबल रिसोर्स 2012, अदर रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20, और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, एयर क्वालिटी और ग्लोबल एनुअल अपडेट 2023-27। ठीक है, ये सारे रिपोर्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो इन्वायरमेंट का कंप्लीट आपका है पीटी आपका 365 का। तो यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। इसके अब इन्वायरमेंट का एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के भी लिए जल्दी एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सो यदि भी लगता है कि और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके जो वीडियो है आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। तो थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।